हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास। तो आज का जो क्लास देखेंगे फ्रेंड, इसमें आपको सीसीटीसी का ये एग्जाम हुआ था रायपुर डिवीजन में, ठीक है ना, जो कि आपको 20 जनवरी 2025 को हुआ था। तो ये जो पेपर है इसको पूरा आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है इसमें आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। इसमें आपका निगेटिव जो मार्किंग है वो भी लागू किया गया है 1/3 जो कि रेलवे में रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको पूरा जरूर देखिएगा। टोटल इसमें आपको 110 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इसमें है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत कुछ इसमें आपको जानने को और सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। साथ में आप लोग को इस क्लास का फ्रेंड आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहेंगे डे बाय डे आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बाकी आप लोग बताइएगा डिपार्टमेंटल के द्वारा कोई आंसर यदि गलत दिया गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड ये कि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले कंफर्म टिकट रद्द करने की समय सीमा क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 4 घंटा, ठीक है ना। 4 घंटा जो कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 घंटा पहले तक कैंसिल करते हैं तो 50% कटता है, बाकी पैसे जो है वो मिल जाता है, यानी कि 50-50 मिल जाता है, ठीक है ना। 50% कटता है, 50% मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC 2 टियर क्लास में टिकट बुकिंग के लिए अधिकतम तत्काल शुल्क क्या है ये बताना है। तो सेकंड AC में तत्काल शुल्क जो अधिकतम होता है वो कितना है, तो अधिकतम तत्काल शुल्क जो होता है फ्रेंड ये होता है 500, ठीक है ना। तो न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम जो होता है सेकंड AC में तत्काल चार्ज जो होता है वो 400 होता है और अधिकतम कितना होता है 500 होता है। तो इसको भी ध्यान में आप लोग जरूर रखेगा। वहीं पर थर्ड AC में या फिर थर्ड AC इकोनॉमी पूछे तो न्यूनतम होता है इसमें 300 और मैक्सिमम जो होता है वो 400 होता है, ठीक है ना। वहीं पर स्लीपर क्लास में पूछा जाए तो स्लीपर में हो जाता है कितना, 100 रुपया और 200 रुपया न्यूनतम और मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है कि स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट चार्ज करने की न्यूनतम जो दूरी है वो किलोमीटर में कितनी होती है ये बताना, ठीक है ना। तो तत्काल टिकट में स्लीपर में टिकट लेते हैं तो उसमें न्यूनतम कितनी दूरी पर चार्ज जो है वो लिया जाता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका कितना, तो 500 किलोमीटर का चार्ज लिया जाता है न्यूनतम। तत्काल की बात बोल रहा है, ठीक है ना। तत्काल में जो न्यूनतम जो दूरी लिया जाता है यानी कि 500 किलोमीटर मान करके पैसा जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। AC 3 टियर या चेयर कार क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम जो सीमा है वो क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो थर्ड AC में या फिर चेयर कार में अधिकतम जो सामान है वो आप अपने साथ कितने ले जा सकते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका कितना, 40 kg ले जा सकते हैं, ठीक है ना। फ्री भी रहता है 40 और मैक्सिमम भी है 40, यानी कि उससे आप ज्यादा नहीं ले जाइएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा, तो ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है ना। वहीं पर स्लीपर में पूछे तो स्लीपर में जो होता है फ्री लगेज जो ले जाते हैं कितना ले जाते हैं, 40 kg और मैक्सिमम जो आप ले जा सकते हैं वो आप 80 kg तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए स्लीपर वाला ही आ गया है ना। स्लीपर क्लास में सामान ले जाने की निःशुल्क अनुमति क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो स्लीपर क्लास में आप जो सामान ले जाते हैं तो उसमें निःशुल्क आप कितना ले जा सकते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 40 kg, ठीक है ना। 40 kg आप फ्री ले जा सकते हैं, लेकिन अपने साथ मैक्सिमम जो है वो 80 kg ले जा सकते हैं, ठीक है ना। इसका पैसा लगेगा, ठीक है ना। उसमें भी मार्जिनल जो रहता है, मार्जिनल आपको छोड़ करके उसके बाद जो बचता है उसमें आपको पैसा लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। मार्जिनल कितना रहता है, तो 10 kg इसमें मार्जिनल है, यानी कि 40 kg और उसके बाद फिर 10 kg, ठीक है ना। 40 अब 10 कितना हो गया 50, बाकी जो 30 kg है उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये है कि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे, ठीक है ना, 48 घंटे से पहले रद्द किए जाने पर थर्ड AC या फिर थर्ड AC इकोनॉमी या फिर चेयर कार जो है ना, यानी कि CC क्लास के बिना यात्रा के आरक्षित, ठीक है ना, टिकटों के प्रति यात्री रद्दीकरण शुल्क जो वो क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 180 रुपये इसमें कटना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बोले तो 48 घंटा से पहले, यानी कि 2 दिन पहले कोई टिकट कन्फर्म टिकट है, थर्ड AC का हो, थर्ड AC इकोनॉमी का हो या फिर चेयर कार का हो, यदि आप उसको कैंसिल कराते हैं तो आपको न्यूनतम कितना कटेगा, 180 रुपया कटेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए वहीं पर सेकंड AC रहे तो सेकंड AC का कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। स्लीपर में कितना होगा, तो स्लीपर में जो कटता है वो 120 कटता है। वहीं पर 2S का जो रिजर्वेशन आता है इसमें 60 रुपये कटता है, ठीक है ना। तो ये सभी को भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड की विदेशी पर्यटकों के लिए इंटरनेट के माध्यम से 10 दिन पहले आरक्षण किया जा सकता है। तो विदेशी जो पर्यटक है उसके लिए कितना रहता है, तो उसके लिए 365 दिन पहले वो आरक्षित कर सकते हैं, आरक्षण कर सकते हैं, रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
रायपुर डिवीजन में हुआ था, इसीलिए पूछ दिया है कि बीएसपी किसका, बिलासपुर से दुर्ग के बीच की दूरी कितना है ये बताना, ठीक है ना। तो बिलासपुर से दुर्ग के बीच की जो दूरी है फ्रेंड ये कितना है, तो आपको 147 किलोमीटर, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर यात्री को देय अनुग्रह राशि कितना है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर है आपका 5 लाख, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सामान के नुकसान या फिर क्षति के लिए रेलवे की मौद्रिक देयता क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो सामान के लिए बोला है तो यानी कि लगेज के लिए, ठीक है ना। तो लगेज में जो मौद्रिक देयता होता है वो कितना होता है, तो लगेज में होता है कितना, 100 रुपया पर केजी होता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। वहीं पर पार्सल में सामान बुक रहेगा तो उसमें 50 रुपया पर केजी दिया जाता है, मौद्रिक देयता जो होता है, ठीक है ना। तो पार्सल के लिए होता है 50 रुपया, पैसे पार्सल पैसे 50 ध्यान रखेगा, और लगेज के लिए 100 हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि वंदे भारत के एसी चेयर कार का बेस किराया शताब्दी ट्रेन के चेयर कार के बेस किराए का डैश गुना है, यानी कि कितना गुना है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका कितना, 1.4 गुना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वंदे भारत का जो किराया है वो शताब्दी ट्रेन के एसी चेयर कार का बेस किराए का कितना, 1.4 गुना है, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार का 100 रुपया किराया है, तो इसका 1.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का बेस किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मौजूदा स्लीपर क्लास कोच के बेस किराए का डैश गुना है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 2.4 गुना, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है क्या कि थर्ड एसी इकोनॉमी का जो कोच है उसका जो बेस किराया होता है मेल एक्सप्रेस ट्रेन में, उसका मौजूदा जो स्लीपर क्लास कोच का जो बेस किराया उसका कितना गुना है, तो ये 2.4 गुना, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुंडर देही, ठीक है ना, गुंडर देही स्टेशन का कोड क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो गुंडर देही जो स्टेशन है इसका कोड क्या होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये होगा आपका GDZ, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रायपुर मंडल में इंटरचेंज पॉइंट या स्टेशन है तो कितने कौन है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी LAE, ठीक है ना। कौन सा स्टेशन कोड है बताइएगा आप लोग, ठीक है ना, जो भी रायपुर डिवीजन में है, ठीक है। तो रायपुर डिवीजन का एक क्वेश्चन पेपर है, तो थोड़ा सा रायपुर डिवीजन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा अपने डिवीजन के हिसाब से आप लोग देखिएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव सब यानी कि मृत शरीर की बुकिंग के लिए प्रभावी वजन जो होता है वो कितना होता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 200 kg में ये बुक होता है, जो कि ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि AGM और ACCR, ठीक है ना, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो अभी AGM है वो कौन है ये बताना, ठीक है ना। तो 2025 का क्वेश्चन है, इसके हिसाब से जो आंसर दिया गया है ये क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विजय कुमार साहू है। तो वर्तमान में देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना जो जोन है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, सभी अपने जोन के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो लोकल जो भी जोन से रिलेटेड है वही जोन से बनेगा, ठीक है ना। तो अपने जोन का देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए LHB रैक में SLR डिब्बे का वहन क्षमता कितनी है ये बताना, ठीक है ना। तो वहन क्षमता जो होता है वो LHB कोच में ये कितना होता है फ्रेंड, सही आंसर होगा 3.9 टन होता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में, ठीक है ना, AC क्लास का किराया कितनी दूरी के लिए लिया जाएगा ये बताना, ठीक है ना। तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना, मेल एक्सप्रेस जो ट्रेन होता है उसमें AC क्लास का जो किराया है वो कितनी दूरी के लिए लिया जाएगा ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर, ठीक है ना। तो AC के लिए 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नया वाला फेयर टेबल है उसमें सब दे दिए हैं, देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है बेस फेयर कितना है, बेस दूरी कितना है, वो सभी उसमें दिया हुआ है, रिजर्वेशन फी, सुपरफास्ट फी, ठीक है ना, वो सभी दिया हुआ है उसमें, ठीक है ना। तो एक बार उसको जरूर देखिएगा, टेलीग्राम पर सब डला हुआ है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारा चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाता है। साथ में जो क्यूज कराते हैं प्रतिदिन रात्रि में 8 बजे आपको क्यूज होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होता है, कभी कभी 55 क्वेश्चन भी होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन के आसपास राजभाषा, बाकी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इंग्लिश और मैथ की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। बाकी एक ग्रुप और है जो कि आपका सिर्फ है उसमें क्यूज कराते हैं, जो कि लाइव क्यूज होता है, जो कि संडे को मेगा क्यूज हमेशा होता है। तो उसमें भी उसका भी जो लिंक है आपको चैनल के वीडियो के नीचे दे देंगे, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, तो टेलीग्राम पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलते रहता है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, उससे फायदा होगा बहुत सारा चीज़ आपको।
नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है 19 नंबर की, भारतीय रेलवे के मंडलों की संख्या क्या है ये बताना। ठीक है, तो भारतीय रेलवे में मंडलों की संख्या टोटल कितना है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 70 मंडल दे रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका KPI। ठीक है ना, KPI का जो फुल फॉर्म होगा ये क्या होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। ठीक है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएफ का मासिक अंशदान कितना प्रतिशत है ये बताना। ठीक है ना, तो पीएफ का मासिक अंशदान कितना प्रतिशत है, इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा। सही आंसर होगा फ्रेंड आपका कितना, 8.33%, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है BOB बैगन है। ठीक है ना, ये किस प्रकार का बैगन है इसके बारे में पूछ रहा है। तो BOB जो बैगन है वो किस प्रकार का बैगन होता है, तो ये होता है हॉपर बैगन। कैसा होता है, हॉपर बैगन होता है, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बिना टिकट और रेलवे को धोखा देने के इरादे से बिना यात्रा करते हुए पाए गए। ठीक है ना, बिना टिकट और रेलवे को धोखा देने के इरादे के बिना यात्रा करते हुए, ठीक है ना, यात्रा करते हुए पाए गए व्यक्ति पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि कौन सी धारा के तहत कार्रवाई किया जाएगा ये बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा धारा 138 के तहत इसमें कार्रवाई किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है PCEV। ठीक है ना, PCEV बहुत बार आता है। PCEV का फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो इसका होता है परसेंटेज चार्ज ऑन एक्सचेंज वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखेगा, पार्सल नहीं होता परसेंटेज होता है। ठीक है ना, एक जो दोस्त है वो कमेंट किए थे, इसमें एक बार आया था क्वेश्चन, बहुत बार तो आ चुका है ये, तो इसमें परसेंटेज होता है, पार्सल नहीं होता। ठीक है ना, तो परसेंटेज चार्जेज ऑन एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि रायपुर डिवीजन का गठन कब हुआ था। रायपुर डिवीजन में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपने डिवीजन का गठन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो रायपुर डिवीजन का जो गठन वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1/4/2003 को, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैगन ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, लोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है ये बताना। ठीक है ना, तो ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए कौन सा जो बैगन है उपयोग किया जाता है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड आपका NMG। ठीक है ना, NMG यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, NMG बैगन है, इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रॉड गेज डैश mm है, यानी मिलीमीटर है ये बताना। ठीक है ना, तो ब्रॉड गेज जो होता है वो कितना mm का होता है ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका क्या, तो 1676 mm का। ठीक है ना, 1676 mm का, यानी ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सौर संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या होगा, सही आंसर होगा आपका भिलाई, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा सौर संयंत्र जो है कहां पर स्थित है, तो ये आपको भिलाई में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कौन सा है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 20826। ठीक है ना, ऑप्शन ए का सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट में बताएगा कि ये जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ के बीच में चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में कितनी अमृत भारत ट्रेनें चल रही है। तो वर्तमान के हिसाब से ये चेंज भी होता रहेगा, क्योंकि ये जनवरी के पेपर है तो उसके हिसाब से चेंज भी हुआ होगा। तो वर्तमान में देख लीजिएगा थोड़ा सा करंट में, और कमेंट बॉक्स में बता देगा ताकि मुझे भी पता हो जाए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार 2 आंसर है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 में कि LHB कोच की लंबाई जो है वो मीटर में कितना होता है ये बताना। ठीक है ना, तो LHB जो कोच है इसका लंबाई जो होता है वो मीटर में कितना होता है। सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन बी 24 मीटर होता है। ठीक है ना, 24 मीटर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है क्या कि LHB है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, फुल जो फॉर्म होता है ये क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, बहुत बार बता चुके हैं तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, थोड़ा हम भी मेहनत करेंगे, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होते रहेगा इससे। ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिमान एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। ठीक है ना, तो गतिमान एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो कौन से स्टेशन के बीच में चलती है ये बताना है फ्रेंड्स। सही जो उत्तर होगा ये हो जाएगा निजामुद्दीन से झांसी के बीच में चलती है, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। झांसी जिसका वर्तमान में स्टेशन कोड क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयागराज जंक्शन का कोड क्या है। ठीक है ना, तो प्रयागराज जंक्शन है जिसका कोड क्या है, प्रयागराज जंक्शन का है PRYJ। ठीक है ना, PRYJ होता है, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है ना, PRYJ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि नमो भारत रैपिड रेल रन्स बिटवीन डेज, ठीक है ना, यानी कि नमो भारत जो रैपिड रेल है वो किसके बीच में, कौन से स्टेशन के बीच में चलती है, इसके बारे में बताना है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद से भुज, ठीक है ना। एडीआई किसका कोड है, अहमदाबाद का, भुज हो गया ये, ठीक है ना। तो अहमदाबाद भुज के बीच में नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन चलती है, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है कि जोनल स्तर पर सतर्कता विभाग का जो प्रमुख है वो कौन होते हैं ये बताना है। तो जोनल जो स्तर है, ठीक है ना, यानी कि जोनल स्तर पर सतर्कता विभाग है उसके यानी कि विजिलेंस जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं ये बताना है। सही आंसर होगा फ्रेंड आपका एसडीजीएम होता है, ठीक है ना, एसडीजीएम ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीपीएच, ठीक है ना, वीपीएच इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर, वीपीएच किसके लिए है यानी क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा क्या, तो वीपीएच क्या है, तो वीपीएच है वैन पार्सल हाई है, ठीक है ना, हाई कैपेसिटी होता है इसका, ठीक है ना, वैन पार्सल हाई कैपेसिटी, जो कि ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये दिया है वैन कैप्सन, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। वीपीएच इसका फुल फॉर्म क्या है, वैन पार्सल हाई कैपेसिटी, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि रेल राज्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान में देख लीजिएगा रेल राज्य मंत्री कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये ऑप्शन ए दिया है, ठीक है ना, बी सोमन्ना और रवनजीत सिंह, तो वर्तमान में जो भी है उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन से स्टेशनों पर तीनों गेज यानी कि ब्रॉड, मीटर और नैरो है ये बताना, ठीक है ना। तो कौन से स्टेशनों पर तीनों गेज हैं, ठीक ना, यानी कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सिलीगुड़ी जंक्शन, ठीक है ना, सिलीगुड़ी जंक्शन में आपको ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों गेज देखने को मिलेगा ये स्टेशन पर। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ध्यान रखना आप लोग को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन का जो पेपर का जो लेवल है वो कितना बेस्ट दिया, ठीक है ना, अच्छा पेपर मतलब थोड़ा टफ है, मतलब उतना ईजी पेपर नहीं है जितना सोचते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसी को लेकर के मेहनत भी करते रहना, ठीक है ना। कौन सा पेपर कब कैसा बनेगा कोई पता नहीं है, ठीक है ना। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, खतरनाक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड कि भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन ब्रॉड गेज सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ये बताना, ठीक है ना। तो भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन है जो ब्रॉड गेज के मामले में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ये बताना है, ठीक है ना। ब्रॉड गेज को लेना है, ठीक है ना, नैरो गेज को नहीं, ब्रॉड गेज को, इसके हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सिमलीगुड़ा, ठीक है ना, सिमलीगुड़ा, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि POMKA का विस्तार क्या है, ठीक है ना, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होगा ये क्या होगा, POMKA का जो फुल फॉर्म होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर है ये है पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट, ठीक है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो फुल फॉर्म है ये भी है, बहुत बार नहीं मिला है, तो इसको ध्यान रखेगा। पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है ना, POMKA, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है ये बताना, ठीक है ना, अनारक्षित होना चाहिए और सुपरफास्ट ट्रेन तो कौन है ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो सुविधा एक्सप्रेस तो रहता है, आरक्षित रहता है, गरीब रथ भी आरक्षित है, हमसफर भी आरक्षित है, अंत्योदय है, ठीक है ना। अंत्योदय एक्सप्रेस जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटीएस के बारे में। यूटीएस अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है ना, यूटीएस अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेगा। तो यूटीएस एक मोबाइल ऐप है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताना, ठीक है ना। तो यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप जो है उसको किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका क्रिस के द्वारा, ठीक है ना, क्रिस के द्वारा इसको विकसित किया गया, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्रिस का ये भी आप लोग ध्यान रखेगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखेगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसी प्रकार से NTES होता है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये सभी को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है ये बताना, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी, ठीक है ना, गुवाहाटी, जो कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है ये बताना है। तो भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन जो है वो कौन है ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका तिनसुकिया, ठीक है ना, तिनसुकिया रेलवे जो है वो रेलवे स्टेशन जो है क्या है, तो पूर्वी डिवीजन का क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन, सॉरी डिवीजन के बारे में पूछा, ठीक है ना। तो सबसे पूर्व में जो डिवीजन है वो कौन है, तिनसुकिया डिवीजन है, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं कि आम बजट में विलय करने से पहले आखिरी रेल बजट किस रेल मंत्री ने पेश किया था, ये बताना है। ठीक है ना, तो आम बजट में विलय होने से पहले जो आखिरी रेल बजट है वो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कौन से रेल मंत्री थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका सुरेश प्रभु हो जाएगा। ठीक है ना, सुरेश प्रभु ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का संचालन करता है। ठीक है ना, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है इसका संचालन जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि कौन से जोन के द्वारा ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे कि डेक्कन क्वीन भारतीय रेलवे की एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किन दो स्टेशनों के बीच चलती है। तो डेक्कन क्वीन जो कि एक बहुत ही भारतीय लोकप्रिय ट्रेन है, यानी कि पॉपुलर ट्रेन है, तो ये किसके बीच में चलती है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है मुंबई से पुणे के बीच में ये चलती है। ठीक है ना, मुंबई से पुणे के बीच में ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है कि रेलवे बोर्ड के महानिदेशकों की संख्या है। ठीक है ना, तो रेलवे बोर्ड के महानिदेशकों की संख्या कितनी है। सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा आपका टोटल 4 होते हैं, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका कि क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि who of the following is known for having designed the first railway timetable। ठीक है ना, तो कौन जाना जाता है ये बताना है, यानी कि पहले जो रेलवे का समय सारणी है वो किनके द्वारा सबसे पहले डिजाइन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड ये क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज ब्रैडशॉ। जॉर्ज ब्रैडशॉ जो कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है जॉर्ज ब्रैडशॉ। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के द्वारा लिनेन लिनेन के निरीक्षण और छंटाई के लिए शुरू की गई एआई संचालित प्रणाली का नाम क्या है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो भारतीय रेलवे के द्वारा लिनेन के निरीक्षण और छंटाई के लिए शुरू की गई एआई संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रणाली का नाम जो है वो क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका लीसा सिस्टम, LIS। ठीक है ना, लीसा सिस्टम जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया था ये बताना। ठीक है ना, तो भारत के पहले जो ग्लास ब्रिज है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, सही जो उत्तर है फ्रेंड ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए घने जंगल बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताना। तो 2025 का कुंभ मेला तो खत्म हो गया। ठीक है ना, तो कौन घने जंगल बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका मियावाकी तकनीक। ठीक है ना, मियावाकी टेक्निक जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि मोडेम किससे जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो मोडेम जो है वो किससे जुड़ा होता है फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि पासवर्ड चुराने के अपराध का सामान्य नाम क्या है। ठीक है ना, कोई पासवर्ड चुरा लेता है तो यह अपराध है, तो इसका सामान्य नाम यानी कि कॉमन नेम जो है वो क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका क्या, स्पूफिंग बोलते हैं इसको। ठीक है ना, स्पूफिंग बोलते हैं, स्पूफिंग। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध के बारे में, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था ये बताना। ठीक है ना, तो कारगिल जो युद्ध है कब हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था 1999 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है ये बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है फ्रेंड वो क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बरगद। ठीक है ना, बरगद जो है वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखेगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री यानी कि हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का मूल निवासी है ये बताना। ठीक है ना, तो भरतनाट्यम जो है वो किस भारतीय राज्य का मूल निवासी है, सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, जो कि आपको एक क्या है, तो एक क्या है, तो भरतनाट्यम एक वो है ना क्या बोलते हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दिमाग से कभी कभी भूल जाता है भरतनाट्यम। ठीक है ना, चलिए उसी प्रकार से मोहिनीअट्टम का संबंध कहाँ से, केरल से। ठीक है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश,
तो ये सभी को भी ध्यान में रखेगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है आपको तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है कि 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो कवरेज हासिल करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की रैंक क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो कवरेज हासिल करने के बाद दुनिया में, ठीक है ना, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का जो रैंक है वो क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि मुंबई आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो मुंबई में आतंकवादी जो हमला हुआ था फ्रेंड ये कब हुआ था? सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 2008 में, ठीक है ना, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा अभी वर्तमान में कौन है। ऑप्शन बी दिया है, देखो पुराना वाला है तो 2025 के हिसाब से देख लीजिए, अभी वही है तो ठीक है, रमन डेका का नाम दिया है। बाकी कोई चेंज हुए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि किस बैंक ने हर घर लखपति आरडी, ठीक है ना, और संरक्षक एफडी योजनाएं शुरू की है ये बताना, ठीक है ना। तो किस बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है योजना, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका एसबीआई के द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ जो राज्य है यहाँ पर टोटल कितने जिले हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट हैं इसके बारे में पूछ रहा है। सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा टोटल 33 है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ जो है इसका गठन कब हुआ था ये बताना है। तो 2000 में गठन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कब गठन हुआ था? तो 2000 में हुआ था, लेकिन 2000 में कब हुआ था इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 1/11/2000 को, ठीक है ना, 1/11/2000 को ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1/11/2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो वर्तमान में टोटल राज्यों की संख्या वो कितना है? तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है ना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड कि USIIC, ठीक है ना, USIIC, ठीक है ना, यहाँ इंग्लिश में देखिए दिया है USIIC, इसमें दिया USIC खाली दिया, ठीक है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ये क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका यूएस इंडिया इंपोर्ट्स काउंसिल, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? यूएस इंडिया इंपोर्ट्स काउंसिल होगा, ठीक है ना। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। इंडिया इंपोर्ट्स काउंसिल हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा पार्किंसन किस तरह का रोग है ये बताना है। तो पार्किंसन रोग के बारे में नाम सुने होंगे, ये किस प्रकार का रोग है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ये है क्या है? तो ये एक है तंत्रिका संबंधी विकारक है यानी कि रोग है, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है पार्किंसंस में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले सांसद कौन थे ये बताना। तो पहले सांसद का नाम बताना जो कि संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूएन में हिंदी में भाषण दिए थे, तो वो कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कि भारत के सांस्कृतिक विरासत स्थलों में एक भीमबेटका की चट्टानी शरण स्थली किस भारतीय राज्य में स्थित है ये बताना है। यानी भीमबेटका की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, सिंपल से ये पूछ रहा है। सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका भीमबेटका की पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, केसरिया सफेद हरा। क्या ये रंग जो है वो क्या दर्शाते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो केसरिया सफेद हरा ये क्या क्या दर्शाता है इसके बारे में पूछ रहा है। सही जो उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका त्याग, पवित्रता और समृद्धि को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। त्याग, पवित्रता और समृद्धि का, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। अब इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि 70 क्वेश्चन आपका हो गया, जो कि आपको डिपार्टमेंटल और करेंट और कुछ जीके जो कि एस्थेटिक्स से संबंधित रहा था, ठीक है ना। तो बताइएगा अभी तक आप लोग का क्या पोजीशन है, ठीक है ना। बाकी आप देखते हैं इंग्लिश, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के बाद आपको फिर मैथ भी देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर राजभाषा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेगा, बहुत देखिए इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको जानने को भी सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी आप लोग पीडीएफ से रिवीजन करते रहेगा, ठीक है ना। बाकी तो है क्यूज तो कराते ही रहेंगे, तो क्यूज में ये सभी क्वेश्चन मिलते रहेगा, तो आपको रिवीजन भी होता रहेगा। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बने आप लोग को मजबूत रहना, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन 71 देखते हैं फ्रेंड। 71 में साइनोनिम बोल रहा है कि साइनोनिम ऑफ डिलाइट, ठीक है ना। डिलाइट का जो साइनोनिम होगा ये क्या होगा, सही जो आंसर होता है डिलाइट का मतलब होता है क्या, DILAT डिलाइट। डिलाइट का जो इसका मतलब होता है क्या, चौड़ा करना, ठीक है ना। चौड़ा करना, चौड़ा करने का मतलब होता है वाइड, ठीक है ना। वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ा करना। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। डिलाइट का मतलब वाइडन करना यानी कि चौड़ा करना, ठीक है। चलिए स्पिन मतलब घूमना होता है, बीकन मैंने कमजोर होता है, पुश मतलब खींचना होता है ना, लिखा रहता है दरवाजा पुश करिए, ठीक है, उस प्रकार से पुश हो गया है। चलिए नेक्स्ट है साइनोनिम बोला गया वोकेशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, वोकेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है व्यवसाय या फिर पेशा, जिसको बोलते हैं व्यवसाय करना या पेशा करता है उसके लिए होता है। तो ऑक्यूपेशन होता है इसका फुल, इसका हो जाएगा क्या, साइनोनिम जो हो जाएगा ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय या फिर पेशा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है साइनोनिम ऑफ कॉन्सर्ट, ठीक है ना। कॉन्सर्ट का जो इसका मीनिंग जो होता है, कॉन्सर्ट मतलब क्या होता है, कॉन्सर्ट का मतलब होता है साथी, क्या होता है, साथी या फिर दोस्त जो होता है ना उसको बोलते हैं। इसका मतलब हो गया क्या, कोई पार्टनर, ठीक है ना, पार्टनर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा, साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि इनफैटिएशन, ठीक है ना। इनफैटिएशन थोड़ा सा वो होगा दिक्कत, ठीक है ना, क्या अपन लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश वो है ना। इनफैटिएशन का मतलब क्या होता है, तो इसका जो हिंदी होता है फ्रेंड, इनफैटिएशन का मतलब जो होता है ये होता है आपका जुनून, किसी देश में किसी चीज़ में जुनून होना, बोलते हैं ना कि जुनून है यानी कि प्रेमी है, यानी कि मतलब कि हम जुनून से कोई काम करेंगे, यानी पैसन होना कहने का मतलब, ठीक है ना। तो जुनून होना है उसी को बोला जाता है इनफैटिएशन, ठीक है ना, यानी कि पैसन होना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब किसी से भेदभाव जो करता है ना, भेदभाव, ठीक है ना, किसी से भेदभाव करता है उसी को डिस्क्रिमिनेट बोला जाता है। इसका मतलब होता है क्या, डिस्क्रिमिनेट का मतलब हो गया क्या, डिस्टिंग्विश करना, ठीक है ना, क्या करना, डिस्टिंग्विश करना, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश का मतलब ही होता है क्या, भेदभाव करना, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम, ठीक है ना। एंटोनिम है स्टिमुलेट, ठीक है ना। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, तो स्टिमुलेट का मतलब होता है फ्रेंड आपको उत्साहित करना, क्या करना, उत्साहित करना, उत्साहित करना होता है। स्टिमुलेट करना मतलब उत्साहित करना, इसका जो एंटो हो जाएगा यानी उल्टा, उत्साहित को उल्टा क्या होता है तो उत्साहित करना, ठीक है ना। तो डिस्करेज करना, ठीक है ना, यानी कि आपको उत्साह बढ़ा हुआ उसको आपको कोई क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया, यानी कि तो उत्साह कर दिया, इसका मतलब डिस्करेज कर दिया, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सोनरेट, ठीक है ना। एक्सोनरेट का जो मतलब होता है ये क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, बरी करना, तो क्या होता है, बरी करना होता है। बरी करना यानी कि कोई मुकदमा होता है तो उसको में बरी कर देता ना, बरी कर देता है या फिर छोड़ देता है, उसके लिए किया जाता है यूज इसका, ठीक है ना। और उसका मतलब क्या होता है, बरी करने को उल्टा क्या करना, कन्विक्ट कर देना, यानी कि दोषी ठहरा देना, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा कन्विक्ट यानी कि दोषी, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम से पोटेंट, ठीक है ना। पोटेंट का जो एंटोनिम होगा ये क्या हो जाएगा, पोटेंट का मतलब क्या होता है, तो पोटेंट का मतलब होता है फ्रेंड शक्तिशाली, क्या होता है, पोटेंट करना यानी कि शक्तिशाली होता है। पोटेंट का मतलब होता है क्या, शक्तिशाली। शक्तिशाली का उल्टा क्या हो जाएगा, तो शक्तिशाली का उल्टा हो जाएगा कमजोर। कोई व्यक्ति शक्तिशाली तो उसका उल्टा क्या होगा, कमजोर यानी कि वीक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अकॉर्ड, ठीक है ना। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अकॉर्ड मतलब होता है सहमति। कोई काम होता है ना जो अकॉर्ड से होता है, बोलते हैं ना कि सहमति से सभी काम कर रहे हैं, यानी कि अकॉर्ड से कर रहे हैं। इसका उल्टा क्या होगा, तो सहमति का उल्टा क्या होगा, डिसएग्रीमेंट, ठीक है ना। एग्री है, सभी में एग्री है, सहमति है। अब इसका उल्टा क्या होगा, डिसएग्री होना, तो डिसएग्री मतलब असहमति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटोनिम सुनना है बिनिवोलेंस, ठीक है ना। बिनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, बिनिवोलेंस का जो मतलब होता है फ्रेंड ये होता है आपका परोपकार, ठीक है ना, परोपकार होता है, परोपकार होता है। बिनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकार होना, ठीक है ना, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परोपकार मतलब अच्छा होना, ठीक है ना। कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो है ना परोपकारी है, यानी कि वो सभी को सेवा पानी करते रहता है, तो उसका उल्टा क्या होता है, द्वेष, ठीक है ना। मेलिवोलेंस हो जाएगा इसका, मेलिवोलेंस यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, इसका मतलब हो गया द्वेष, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि वेरी मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, ठीक है ना। ये OWS है यानी कि ओवन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि जीवित रहने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम साधन होता है ना उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है फ्रेंड आपका गुजारा भत्ता चलाता है ना, गुजारा करना यानी कि किसी तरह से गुजार बसर करते रहना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सब्स्टिटेंस, ठीक है ना, सब्स्टिटेंस, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्या, किसी तरह से गुजारा करना, ठीक है ना, यानी कि अपने जीवन को निर्वाह करना। तो वेरी मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल यानी कि सर्वाइवल के लिए जो न्यूनतम जो आवश्यक चीज है उसको होना चाहिए, यानी कि जो न्यूनतम साधन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको गुजारा बोलते हैं, यानी कि सब्स्टिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि ओवन हु प्ले, ठीक है ना, फॉर ए प्लीजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है क्या कि कोई व्यक्ति जो क्या करता है पेशा के बजाय
आनंद के लिए सिर्फ खेलता है, ठीक है ना, यानी कि पेशा नहीं करता, यानी कि प्रोफेशन वो नहीं है, सिर्फ क्या करता है वो आनंद के लिए, प्लीजर मतलब आनंद यानी कि खुशी के लिए कोई खेलता है सिर्फ, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है। यानी कोई खेल जो व्यक्ति खेल रहा है, जैसे मान के चलिए आप खेल रहे हैं, कोई खेल खेलते हैं तो वो प्रोफेशन आपका नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, आनंद के लिए खेल रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो सही जो आंसर होगा उसको बोलते हैं शौकिया, ठीक है ना, यानी कि एमट्योर। एमट्योर का मतलब होता है क्या, शौकिया, ठीक है ना, कोई जो गेम शौक के लिए सिर्फ करता है, यानी कि सिर्फ शौक है उसका, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा, वन हु प्ले फॉर प्लीजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा शौकिया, यानी कि वह जो गेम खेलता है क्या सिर्फ शौक के लिए खेलता है, प्रोफेशन के लिए नहीं खेलता है। नेक्स्ट है कि पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है ना, यानी कि कोई व्यक्ति है जो अपना जीवन जीने का जो व्यक्ति का जो जीवन जीने की जो कला है वो क्या है, कठोर है और आत्म अनुशासन है, ठीक है ना, यानी कि स्वयं का डिसिप्लिन उसका जो है वो स्ट्रिक्ट है, यानी कि उसका जो डिसिप्लिन है वो क्या है, स्ट्रिक्ट है, यानी कि बहुत ही अनुशासित जीवन कोई व्यक्ति जीता है उसको क्या कहा जाता है। तो सही आंसर होगा उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोला जाता है। एथिस्ट का मतलब हो गया क्या, सन्यासी, क्या होता है, सन्यासी, ठीक है ना, सन्यासी होते हैं जो क्या होते हैं अपने आप में बहुत ही मतलब सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं सन्यासी व्यक्ति, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए जो सामान्य क्षमा होता है, यानी कि जनरल जो क्षमा होता है, पार्डन होता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं राज्य क्षमा बोला जाता है, एमनेस्टी इसको कहा जाता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो कोई जो गलती होता है, यानी कि जो कोई ऑफेंस होता है, हिंसा होता है जो राज्य के खिलाफ होता है, उसमें जो अपराधों के लिए उसके लिए सामान्य क्षमा जो मांगा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एमनेस्टी कहा जाता है, ठीक है ना, AMNESTY, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, राज्य क्षमा, ठीक है ना, राज्य क्षमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, यानी कोई व्यक्ति है जो कि बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना, तो बहुत जो भाषा जानता है, बहुत लैंग्वेज को जानता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे बहुभाषाविद कहा जाता है, यानी बोले तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉलीग्लॉट उसको बोलते हैं, बहुभाषाविद उसको कहा जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका इंग्लिश वाली सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, मैथ वाली सेक्शन है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी। मैथ में आपका कि 2/3, ठीक है ना, 2/3 है, 5/7 है, 8/11 है, उसके बाद 11/16 है। तो बोल रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन है ये चूज करना है, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 का देखते हैं जिसका अंश बड़ा रहेगा, ठीक है ना, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जो अंश जिसका ऊपर वाली बड़ा रहेगा जिसका गुना करने पर वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। देखिए 7 दूनी 14, 5 या 15, तो ये तो छोटा हो गया, इसका मतलब अभी ये दोनों में ये बड़ा है। अभी ये दोनों को देखेंगे तो 11 × 5 = 55, 8 × 7 = 56, ठीक है ना, ये 55 है, ये 56 है, तो ये तो छोटा, ये भी बड़ा। अब ये दोनों में देख लेते हैं, 16 × 8 करेंगे तो कितना 128 आ जाएगा, और 11 करेंगे तो 121 आएगा। तो अब बड़ा कौन हो गया, 128 के सामने 8/11, तो 8/11 जो है सभी में बड़ा हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भाग देके कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा होते जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि भाग देना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि पॉइंट में आएगा तो 2 अंक 3 अंक पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका ये कि बोल रहा है क्या कि ये हो जाएगा आपका 999 × 999 माइनस इतना भागे 400, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, तो इसको मान लेते हैं ए, 999 को ए मान लिए और 599 को बी मान लिए, तो इसको बोल दे सकते हैं a² - b², तो a² - b² बटा हो जाएगा कितना, इसको 400 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो a² + b² का सूत्र पता है कि a - b और a + b होता है, ठीक है ना, बटा में तो 400 है, ठीक है ना, तो a - b करेंगे, तो a - b करिएगा तो देखिए a का मतलब हो गया 999 और b का मतलब है 599, तो 99 में से 99 घटेगा तो कितना बचेगा 400, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर 99 में से 99 हट गया, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, इधर गुना। अब a + b करेंगे, यानी कि 999 और 599 को अब एक बार जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 के 8 हाथ में 1 रहेगा, 9 9 18 18 1 19 19 शेष रहेगा 1, तो 5 1 6 और 6 और 9 9 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 होगा, ठीक है ना, बटा में तो 400 है ही, तो कट गया 400 400, बच गया आपके पास कितना 1598 देखिए है ऑप्शन में, 1598 ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, 1698 दिया है जो कि नहीं होगा, 1598 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 999 9 9 9 और 5 9 9 एक बार जोड़ लीजिए, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, हालांकि आएगा उतना ही, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 को 19 शेष 1 9 1 10 10 और 5 15, 1598 ही आ रहा है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है कि a/3, तो a का मान हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, c बराबर 7 हो जाएगा, तो बोला a + b + c
बटा सी, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 7 4 11 11 3 14 और सी से भाग देना, सी से भाग मतलब 7 से भाग देना, 7 दूनी 14 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 200.000 का घनमूल क्या होगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, घनमूल तो इस प्रकार से लिखते हैं ना, 216 ऊपर में लिख दीजिए। अब बटा में देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे, 3 शून्य हो गया। अब फिर 3 शून्य इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 1000 यहाँ हो जाएगा गुरु, और यहाँ भी 1000, ठीक है। तो 216 का घनमूल कितना का, 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1000 का कितना होता है घनमूल, 10, और फिर 1000 का ये हो गया 10, यानी कि बोल सकते हैं कि आपका जो मान आएगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुक गया, कभी कभी सिस्टम रुक जाता है, इसको बोल सकते हैं 6/100। 6/100 को लिख सकते हैं 0.06 लिख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 1 से बाई का 90% है, तो x का कितना प्रतिशत बाई है। देखिए सिंपल सी है, पूरा क्या कि 1 से बराबर बाई का 90%, कितना 90% मतलब 90/100 लिखेंगे। दूसरा कंडीशन है, बोल रहा है क्या कि x का कितना प्रतिशत बाई है, ठीक है ना। x का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं कि a प्रतिशत बराबर क्या है, बाई है, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। अब इसको हल करिएगा तो आ जाएगा आपका, देखिए मान आ जाएगा कितना, देखिए मान लेते हैं हमें कि x का जो मान है, ठीक है ना, x का जो मान है फ्रेंड वो धर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। x का मान जो है वो यहाँ पर धर देते हैं, तो x का मान यहाँ धरिएगा तो लिखिएगा 22 गुना 9/10 लिखेंगे, क्योंकि 1 शून्य से 1 शून्य तो कट ही जाएगा, बराबर हो जाएगा गुना a/100, क्योंकि a परसेंट मान है तो a% का a/100 हो जाएगा, बराबर 22 हो जाएगा। 22 से 22 आपका कट गया ये, ठीक है ना, 22 से 22 कट गया, और ये हो जाएगा आपका कितना, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 9a बराबर इधर हो जाएगा 1000, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 1000/9। 1000/9 को लिख सकते हैं 111.1/9%, ठीक है ना। तो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा क्या कि बाई का x% किसका बाई का x% किसका y% है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, चलिए इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए बोल रहा क्या कि बाई का x% मतलब 1/100 हो गया। बोल रहा क्या कि किसका y%, मान लेते हैं a का y% है, a का y% मान लीजिए, दोनों का आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए 22 से 22 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, x आ गया, यानी कि x% के बराबर है। ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 91 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बोल रहा क्या कि p q से 6 गुना बड़ा है, यानी कि p जो है वो q से 6 गुना, यानी एक तो ये 6। बोल रहा है q का प्रतिशत p से कितना कम है, q का जो प्रतिशत है, q का प्रतिशत p से कितना कम है। देखिए कितना कम है, तो 5 कम है, किससे, 6 से, तो गुना 100 कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी 50 दूनी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 250/3। इसको लिख सकते हैं 83.1/3, ठीक है ना, जो कि आपका इतना ही आ जाएगा, 3 3 9 1 10 8 2 24 1 25 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 250/3 को लिख सकते हैं 83.1/3, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 93 में है, ये 1 से x बटा y बराबर 2/1 दिया है। इसी को कैलकुलेशन करना, x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस y का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर एक ही ना है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना, 3 बचेगा, यहीं पर जोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस, इसमें भी देखिए ये जो है ना ये स्क्वायर है, यहाँ इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरा को मान लीजिएगा a, इसको मान लीजिएगा पूरा को b, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है ना। बड़े बटे में क्या हो गया, ये आपका हो गया ए दिया हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये वाली सूत्र थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो आपको 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही है, क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग यदि बोलेंगे तो एक आगे वीडियो अभी आएगा, उसमें आपको इसको डिटेल में बता देंगे। यदि किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर 94 का आप बता दीजिए, तो इसको हम बता देंगे, ठीक है ना। या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं टेलीग्राम पर इसको बना करके मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, वो भी ऐसे ही है, ये भी सूत्र पर ही है। इसको मान लीजिए क्या, ए मान लीजिए पूरा को, मतलब एक, इसको ए मान लेंगे, ठीक है ना। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए गुना ए, यानी कि क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया।
अब बटा में दिया है क्या, देखिए ये बटा में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। तो इसको भी कैलकुलेट करिएगा। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका ए प्लस बी बचेगा। तो ए प्लस बी का मतलब हो गया क्या कि 789 और 211 को जोड़ दीजिए। तो 789 प्लस 211 को जोड़िएगा तो 8 7 2 900 और एक कितना हो गया 10, यानी कि 1000 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका कि ए की आय बी की आय से क्या 50% अधिक है। बोल रहा है आगे क्या, देखिए ए है और बी है, बोल रहा है कि ए की आय जो है बी से कितना है 50% अधिक है, यानी कि ये 2 है तो ये 3 है, यानी कि बोले तो 100 150 मान लेंगे तो 50% अधिक हो गया, तो रेशियो आ जाएगा 2:3। बोल रहा है ए की आय, ठीक है ना, ए की आय के संदर्भ में बी की आय क्या है ये बताना है। तो ए की आय के संदर्भ में बी की आय कितना है, तो बी की आय 2 है, ए के संदर्भ में तो 1 से कितना है, तो कितना प्रतिशत है, तो 200/3। 200/3 का मतलब हो गया 66.2/3% हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोल रहा क्या कि 1 से लेकर के 50 तक जो संख्या है उसको योग निकालना है। तो इसका सूत्र पता होगा कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है ना। n का मतलब हो गया आपका 50 हो गया, n प्लस 1 मतलब 51/2। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, 25 गुना 51 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 25 एकम 25 से शेष रहेगा 2, 25 गुना 25 125 और 2 127 हो जाएगा, जो कि 1275 फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन थोड़ा सा उटपुटांग दिया है, इसमें इस प्रकार से 50 पॉइंट, ठीक है ना, 0.5 फिर दिया है आपका कितना गुना 0.5 इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है ना। तो 10 हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 गुना 4 करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 100 से लेकर के 300 तक लिखेंगे तो एक जो है वो कितनी बार आएगा, ठीक है ना। तो 100 से 1 से लेकर के 300 तक आप संख्या लिखेगा तो उसमें टोटल जो है वो एक जो है वो कितनी बार आएगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो टोटल आपको 160 बार आएगा, इसको एक बार आप जोड़ जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आगे देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। 36 सेकंड जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 36 सेकंड जो वो 1 घंटे का, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट गुने 60 सेकंड कर देंगे, ठीक है ना। 60 मिनट और गुने 60 से गुना कर देंगे तो पूरा सेकंड में हो गया कितना प्रतिशत है, तो गुना 100 कर देंगे। 2 शून्य है 2 शून्य आपका ये कट गया, 6 से 36 है 36 कट गया, तो कितना बच गया 1%, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड आपका राजभाषा, जो कि 101 से लेकर के 110 तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए राजभाषा में देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका जो पारित हुआ था वो 10/5/1963 यानी कि 10 मई 1963, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है ना, यानी कहाँ आयोजित किया गया था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई ये बताना, ठीक है ना। तो 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो कब से हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका कब से हुआ, तो 1953 से हुआ, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है 1953 से। नेक्स्ट है कि आपका आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब वो किसके अंतर्गत आता है ये बताना है। सही आंसर है क्षेत्र ए के तहत आता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। टोटल 3 क्षेत्र है ए बी सी, ठीक है ना। तो टोटल 3 क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ए में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड की पहली बार विश्व हिंदी दिवस, ठीक है ना, कब मनाया गया। तो पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था इसके बारे में पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 2006 को, ठीक है ना। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेगा। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका कि किस वर्ष मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था ये बताना है। तो बोडो, डोगरी और संथाली को 8वीं अनुसूची में कौन सी वर्ष में जोड़ा गया था ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 2003 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया था ये बताइए। तो राजभाषा नियमों में जो संशोधन है वो कब किया गया था फ्रेंड, सही उत्तर हो जाएगा आपका 1987 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के 3 कब प्रभावी हुई ये बताना, ठीक है ना। तो राजभाषा के अधिनियम धारा 3 के 3 जो वो कब से प्रभावी हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये फिर ये क्या होगा, सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1965 से, ठीक है ना। कब से, 26 जनवरी 1965 से ये प्रभावी हुआ कौन, तो राजभाषा अधिनियम धारा 3 के 3 जो है वो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेगा 26 जनवरी 1965। नेक्स्ट है कि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो संसदीय राजभाषा
समिति है उसके जो सदस्य होते हैं फ्रेंड ये कौन होते हैं? सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन सी होगा। लोकसभा से कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, और राज्यसभा से कितने होते हैं? तो 10 होते हैं, और टोटल जो होता है वो कितने होते हैं? यानी कि संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संघ राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई, ये बताना, ठीक है ना। तो संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 1999 में। कब मनाया गया? 1999। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका टोटल जो कि आपका 110 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट करा दिए। तो आप लोग वीडियो को यदि पूरा देखें तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और बाकी कोई क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग उसको उत्तर ढूंढिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और भी दोस्तों को जो कन्फ्यूजन हो उनको भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग को ये भी काम रहता है, ये भी आपको करना चाहिए, ठीक है ना। इससे होगा क्या कि आप लोग को रिवीजन भी होगा। जैसे जैसे आप लोग गूगल में या फिर कहीं पर भी आप सर्च कीजिएगा ना, तो आपको भी थोड़ा सा माइंड जो है वो क्या होगा, खुलेगा, ठीक है ना। उसमें देखिए आप सर्च कीजिएगा, एक पॉइंट सर्च कीजिएगा, आपको 10 पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। तो आपको उस तरह से क्या होगा, रिवीजन भी होगा और बहुत सारा चीज़ आपको नया भी जानने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन जो पूछने का जो तात्पर्य रहता है वो यही रहता है कि आप लोग भी जो क्वेश्चन है उसको, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत हो और समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा फ्रेंड टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम, ठीक है ना। चलिए तो आज की जो क्लास है फ्रेंड वो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए सेट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।